हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग पढ़ाई की बातें करेंगे। तो इस क्रम में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा दिखता है। उससे पहले हम स्टार्ट करें, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे जाए और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझे। उससे पहले एक बात है कि आप चाहे किसी भी करिकुलम में देख लीजिए, ठीक है, आप चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में देख लीजिए, एकेडमिक्स में देख लीजिए, लॉ जब भी आपको पढ़ाना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रूबरू कराया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सारे करिकुलम में सबसे पहले आपको, जहाँ पर भी आपको बिजनेस लॉ पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ाया जाता है। क्यों मैं बताऊँ? क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में, कमर्शियल वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर ट्रांजैक्शन का बेस फॉर्म करता है। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की होती है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो दो पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्यों नहीं रेडी होंगे? क्योंकि दोनों पार्टीज के मन में ये डर बना रहेगा कि कहीं सामने वाला अपनी बातों से मुकर जाए तो क्या होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे बिजनेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन को एक बेस देता है। एक कॉन्ट्रैक्ट सारे ट्रांजैक्शंस को एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर रिलाई करके बिजनेस पार्टीज और बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में नॉलेज दी जाती है। बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप बिजनेस वर्ल्ड में जाओ तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे लीगल शेप लेता है, इसकी नॉलेज आपको बखूबी हो। इसीलिए सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इसका सेक्शन 2H जो है वो बोलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, सेक्शन 2H बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, इतना सा डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया है तो मैं बोलता हूँ कि अभी तो सब सिर्फ शुरुआत है, लग छोटा सा रहा है, ठीक है, लेकिन इस एक स्टेटमेंट के अंदर में पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का राज छुपा हुआ है। ठीक है, जब आप अपने आगे बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में फर्दर बात करेंगे, इस डेफिनेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब पता चलेगा कि इस एक लाइन के अंदर में क्या क्या राज छुपे थे। ठीक है, तो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर प्राइमा फेसी स्टेटमेंट को देखें और कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करें तो स्टेटमेंट से निकल के आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है, ठीक है, जिसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी, मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको लॉ में मान्यता मिलेगी, जिसको लेकर के हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, जिसको लीगल गाइडेंस मिलेगी, लीगल सेफ्टी मिलेगी। ठीक है, तो दो एलिमेंट निकल के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के उस स्टेटमेंट से कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब अग्रीमेंट है और एनफोर्सेबिलिटी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए पहले तो अग्रीमेंट चाहिए और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी चाहिए। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। सर आप हमें ये बताइए कि अग्रीमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अग्रीमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? क्या दो पार्टी सामने बैठे और बात किए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस किए और वो अग्रीमेंट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में क्या बोलता है सर, आप हमें ये बताइए। तो देखिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है
वो कहता है कि सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2E में दिया है, और सेक्शन 2E क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये अग्रीमेंट है। सर अब थोड़ा सा ना आपको समझाना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें चाहिए, अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट मिल गया। अब अग्रीमेंट के लिए बोलता है कि अग्रीमेंट आर प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब प्रोमिसेस है या एक से ज्यादा प्रॉमिस है, ठीक है, जिसके बदले में कंसिडरेशन मिलता है। तो अगेन अग्रीमेंट के अंदर में दो एलिमेंट, प्रॉमिस और कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट थे, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट के अगेन दो एलिमेंट, प्रॉमिस, कंसिडरेशन। सबसे पहले कंसिडरेशन बताऊं आपको। कंसिडरेशन का सबसे सिंपल मीनिंग अगर हम लोग खोजने जाए कि कंसिडरेशन होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, लॉ बोलता है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मतलब आपको कुछ मिले, उसके बदले में आप कुछ दो, इस कंसिडरेशन, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। सर ठीक है, इसको एक बार रखते हैं। प्रॉमिस क्या है? सर आपने बताया अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब भी समझा दिया कि समथिंग इन रिटर्न। चलो इतने से अभी एक बार सेटिस्फाई होके समझ लेते हैं कि कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। सर ये प्रॉमिस क्या है? सर प्रॉमिस तो बताइए। सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉमिस की डेफिनेशन देता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. आहा, एकदम शायरी की तरह लगती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन। वापस से एक बार बोलता हूँ, सेक्शन 2B प्रॉमिस का डेफिनेशन देती है और कहती है when a person to whom a proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. सर इसका मतलब क्या हुआ? सर आपको तो मजा आ रहा है सर, हम लोगों को मजे नहीं आ रहे सर, हम लोगों को भी मीनिंग बताइए सर। तो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2B बोलता है कि एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया, एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया, ठीक है, प्रपोजल को मैं दूसरा वर्ड बोलता हूँ, आप लोग मजाक उड़ाते हैं। एक पर्सन जिसको ऑफर दिया गया, ऑफर इज अ वैलिड लीगल वर्ड राइट, जिसको प्रपोजल की जगह यूज किया जा सकता है। तो एक पर्सन जिसको ऑफर दिया गया और उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो वो प्रॉमिस बन गया, ठीक है। तो प्रॉमिस के लिए देखिए आपके पास में फिर से दो बातें आ गई आपके सामने, दो एलिमेंट फिर से आ गए, एक ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस। तो ऑफर, किसी ने आपको ऑफर दिया और आपने उस ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपने उससे प्रॉमिस कर लिया, ठीक है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ में आया कंसिडरेशन तो बन गया अग्रीमेंट। प्रॉमिस के साथ आया कंसिडरेशन तो बन गया अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के साथ आई एनफोर्सेबिलिटी तो बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। मजा है ना? वापस से बोलता हूँ, ऑफर के साथ में मिला एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके बने प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ में मिला कंसिडरेशन तो बना अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के साथ में मिला एनफोर्सेबिलिटी तो बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का आज डिस्कशन किया। होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो ये डिस्कशन। पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में।
मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लेके आपके लिए आता रहूँगा और आप लोग ऐसे ही इन वीडियोस को देखते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।